नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज सिवनी में जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद कयास ये लग रहे हैं कि अब प्रशासन सख्त मूड में है और किसी को बख्शने वाला नहीं है। इससे पहले गौवंश की तस्करी के आरोप में 2 आदिवासियों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे लेकर के आरोप लगे थे कि बजरंग दल से जुड़े लोगों पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के आरोप लगे, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए तुरंत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ ही नौकरी का ऐलान भी किया जा चुका है। कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब सरकार पर हमलावर है और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक कमेटी भी इस मामले को जांच को लेकर के कांग्रेस ने गठित कर दी है। इससे पहले भी नेमावर में 5 आदिवासियों के मौत के मामले में जमकर राजनीति हो चुकी है। एमपी में आदिवासी समाज बड़ा वोट बैंक है और सत्ता की चाबी इसे ही माना जाता है। इसलिए अभी सभी पार्टियां आदिवासियों की हितैषी दिखने की कोशिश कर रही हैं। सरकार के लिए कल ये पूरी घटना जो थी कहीं ना कहीं दिक्कत लेकर आई थी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस तरह से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या उसके बाद अब इस पर सियासत थम जाएगी या होती रहेगी इस पर सियासत? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था बीजेपी शासित राज्य में आदिवासियों के साथ मॉब लिंचिंग का। इसे लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने, सुनिए। बुलडोजर क्या कर रहा है? मैं समझता हूं कि जो बुरहानपुर की घटना हुई है वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? जो घटना सिवनी जिले की हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? ये केवल नकल, योगी जी की नकल जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नकल अकल से नहीं हो रही। और अब देखते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे डिफेंड कर रही है। हालांकि कार्रवाई तुरंत कर ली गई, 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। प्रशासन शासन से उम्मीद यही होती है कि अगर कोई घटना हो जाती है, पहले तो होना, लेकिन अगर दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाए तो फौरी उस पर कार्रवाई हो जाए। यह कार्रवाई हुई है और अब क्या कहती है बीजेपी, सुनिए। कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी विषय पर राजनीतिकरण करना बहुत ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस हर विषय पर राजनीतिकरण करती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह राजनीति ऐसे मुद्दों पर की जानी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी घटना हो उसकी निंदा होना चाहिए और मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। बाकी इस प्रकार की घटनाओं से कई बार शासन प्रशासन दोनों की बदनामी होती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर सियासत हो रही है और खुद बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल उठा रहा है। वो ये सवाल इसलिए भी उठाना जायज है क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आदिवासियों के हित में काम हो। आदिवासियों की मॉब लिंचिंग से दहला एमपी, सरेराह कत्ल की इजाजत किसने दी? आदिवासियों को साधने में जुटी सरकार, बुरहानपुर, नेमावर, सिवनी तक फिर क्यों हो रहे हैं अत्याचार? कांग्रेस का बीजेपी पर वार, आदिवासियों के हत्यारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती सरकार? एमपी में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग से उठे सवाल, क्यों बिगड़ रहा है कानून व्यवस्था का हाल? क्या यह कानून व्यवस्था का मामला है या आदिवासियों को टारगेट करके उनके खिलाफ किस तरह के अपराध किए जा रहे हैं, या फिर इसे सियासत से जोड़कर नहीं बल्कि सिंपली इसे सामाजिक बुराई के तौर पर देखें? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभय ओहरी, प्रदेश संरक्षक जयस के जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभय, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हैं राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट में। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूं हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं आता हूं डॉक्टर अभय ओहरी जी आपके पास। आदिवासियों को लेकर के संगठन आपका है और लगातार आप उनके हित की आवाज उठाते हैं। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? और सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी मानते हैं, लेकिन इस पर जो किया जाना चाहिए था वो 24 घंटे के अंदर हुआ भी है। आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट वाली बात नहीं है। बात यह है कि इस तरह की घटना है मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 साल से लगातार हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। आप नेमावर की घटना ले लीजिए, आप नीमच की घटना ले लीजिए, जहां पर एक गरीब आदिवासी को बांध के ट्रक के पीछे लटका के उसको रगड़ा गया था।
या आप बुरहानपुर की घटना ले लीजिए और अभी सिवनी की घटना, तो ये जो घटनाएं हो रही है ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों द्वारा की जा रही है। और ये जो घटनाएं हैं इसमें सरकार अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं मौन है, तो इसके पीछे उनका जो भी दबाव है और इन दबाव के में जो सरकार काम कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। जयस संगठन हमेशा आदिवासी हितों की बात करता है और आदिवासियों की आवाज को उठाता रहा है, और जयस संगठन पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें जहर घोलने का काम करने का आरोप लगाया गया। एक तरफ शिवराज जी हमारे जयस के जो संरक्षक हैं उनके यहाँ पर जाकर उनकी शादी में मलाई खा रही है, तो ये जो दोहरा रवैया है जो सरकार का, इस पे कहीं सुधार की आवश्यकता है। और जो ये कार्रवाइयां हो रही है हमारे समाज के युवाओं के खिलाफ, 2500 प्रकरण हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, और वो प्रकरण भी सिर्फ इसलिए कि हमने सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों को लाए हैं जो आदिवासियों के खिलाफ थे, चाहे वो केमिकल फैक्ट्रियों को बंद कराने को लेके थी या औद्योगिक निवेश क्षेत्र को लेके विरोध था हमारा, तो उसमें हमारे 2500 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए, तो इससे हम संतुष्ट नहीं। ठीक है, मैं राजपाल सिसोदिया जी आपके पास आता हूं। सर देखिए, हम देख रहे हैं लगातार एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान है, पूरी सरकार है जो आदिवासियों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो, बिरसा मुंडा जयंती हो, और तमाम ऐसे बहुत सारे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो खास तौर से वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए पूरी तरह से सरकार दिखाती है, कोशिश करती है कि सरकार की हर योजना का लाभ वहां तक पहुंचे। पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या आपको लगता है इससे पार्टी की छवि को भी धक्का लगता है और ये नहीं होना चाहिए? समाज जीवन में इस प्रकार की घटना जब भी होती है तो मानवता के नाते ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि अपराधी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तमाम लॉ एंड ऑर्डर की चुस्त दुरुस्ती के बाद भी कुछ अपराधी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। वे अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं, सरकार या पार्टी उनको अपराधी की ही नजर से देखती है। कभी भी इस चश्मे से नहीं देखा जाता है कि ये किससे जुड़े हुए हैं या किस दल के हैं या किस दल के समर्थित हैं। अपराधी अपराधी ही होते हैं, और इसी का नतीजा है कि 24 घंटे घटना को नहीं, उसके पहले इस घटना में जुड़े हुए 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं अभी जयस के आदरणीय बोल रहे थे तो मैं उनकी दो बातें परस्पर विरोधाभासी आ रही थी। वो इन घटनाओं के होने से उनका असंतोष है, स्वाभाविक है। वो जिस वर्ग में काम कर रहे हैं उस वर्ग के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उनका आक्रोश में आना स्वाभाविक है, ये उनका धर्म भी है। परंतु उनको दोनों तरह से देखना चाहिए। अगर वो समाज की भलाई की बात कर रहे हैं और समाज के संगठन को चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको यह भी देखना चाहिए कि वर्तमान सरकार आदिवासी वर्ग के लिए, हमारे वनवासी बंधुओं के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो आप पाएंगे कि हमने आदिवासियों का गौरव बढ़ाने का काम किया है इस देश के अंदर। पहली बार इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी और जनजाति बंधुओं के लिए जो एक वन गांव और राजस्व गांव का एक बहुत समय से एक मुद्दा था जो लंबे समय से कांग्रेस की सरकारें रही वो भी हल नहीं कर सकी, वह पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व ही नहीं किया बल्कि पैसा एक्ट लागू करके अब वन भूमियों पे और विशेष करके वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का काम जो किया है ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। आज की कैबिनेट में भी इसमें कुछ निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पर बुनियादी चीजों की तरफ हमने ध्यान देने का काम किया है, और बुनियादी चीजों में अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी बंधुओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का हमने प्रयास किया है, और उस प्रयास में हमने उनको स्किल्ड भी करने का काम किया है। वनोपज को उचित मूल्य मिल सके उसको लेकर वनोपज संघ के माध्यम से भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमने वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, और सिर्फ मुख्य धारा में आर्थिक तौर पर लाने का काम नहीं किया है, समाज में बराबर का सम्मान उनको मिले इसलिए हमने आदिवासी गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आए थे, आपने हमने सबने देखा। ठीक, हमने मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे जो आदिवासी बंधु है उनको उनका अधिकार संपन्न करने का काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं जो भी होती, चाहे नेमावर की हुई हो चाहे ये भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु शासन ने, प्रशासन ने
तुरंत कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया है, कठिन और कठोरतम प्रावधानों के अंदर चालान पुटअप करने का काम किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसे मामले चल रहे हैं, उन अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस जो आदिवासियों की नाम पर उनकी आड़ में जो राजनीति करने का काम कर रही है, जैसा पीसी शर्मा साहब अभी बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि हर मुद्दे पे राजनीति करना, हर जगह बुलडोजर की बात करना, ये ठीक नहीं है। यह कांग्रेस को भी समझना चाहिए, पर कांग्रेस का ये चरित्र है कि जब राजपाल जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, तो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कांग्रेस। ठीक है राजपाल जी। दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अथक कोशिश कोरोना के खत्म होने के बाद जबलपुर में एक बीजेपी की बड़ी बैठक होती है और उसमें जो उस बैठक का टेंट कह लें, डोम कह लें, उसी से समझ में आता है कि वो आदिवासी संस्कृति को परिलक्षित करता हुआ था। और वहां से पार्टी एक लाइन पकड़कर चलती है और लगातार हर दूसरे तीसरे महीने में बड़े राष्ट्रीय स्तर के आयोजन मध्य प्रदेश में आदिवासियों को फोकस कर किए जाते हैं। सत्ता से लेकर संगठन तक आदिवासियों को साधने में जुटा है। लेकिन चाहे नेमावर हो, चाहे नीमच हो, चाहे बुरहानपुर हो या फिर सिवनी, क्या आपको लगता है इस तरह की घटनाएं पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं सरकार के? इस तरह की किसी भी घटना से हम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो सफल नहीं हो सकते, किसी भी में सफल नहीं। आप यदि देखेंगे कि जबलपुर से जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ बनाने की शुरू की थी, उसके साथ साथ विवाद भी हमारे सामने तेजी से आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में प्रायः माहौल बहुत सद्भावपूर्ण रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन अचानक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चौंकाने वाली है। मॉब लिंचिंग जैसी घटना की तो हम मध्य प्रदेश में कल्पना करना ही अपने आप में जो है एक नया वो है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं होती। आमतौर पर शांत प्रदेश है जी। और आदिवासियों पर तो इस तरह के मामले होने का मतलब ये है कि अपने आप का राजनीतिक नुकसान करना, जो भी सत्ताधारी दल है। आप देखिए कि हर 5वां वोटर हमारे यहाँ आदिवासी है और आदिवासी के बिना हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। ये कई चुनावों में साफ हुआ है। पिछले चुनाव में जिस तरह का कांग्रेस और जेएस का तालमेल हुआ था, उसने कांग्रेस को लाभ दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो भी रणनीति बना रही है वो इसी आधार पर बना रही है कि हमें आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश सीटें मिले ताकि हम सत्ता जो है अपने पास बरकरार रख सकें। कई योजनाएं हैं, लेकिन जैसा कि अभी जो है सामने आया कि कई मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ये है मामला, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जैसे शराब को लेकर ही होता है, ताड़ी को लेकर होता है, बहुत सारी चीजों को लेकर मुकदमे दर्ज होते हैं। उन पर पुलिस प्रकरण वापसी की बात होती है, लेकिन वापस नहीं होते हैं। ये सबसे गंभीर बात है। ठीक है। जब वोटों की सियासत करते हैं तो जो रिजल्ट दिखना भी चाहिए, जो जमीन पर दिखना चाहिए, वो जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो लाभ देने चाहते हैं आप, क्या वास्तविक जो है हकदार को वो लाभ मिल रहा है, ये भी देखना होता है। ठीक है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्रांत भूरिया जुड़ चुके हैं। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। विक्रांत जी, ये जो नेमावर, नीमच, बुरहानपुर के बाद सिवनी का मामला उठाया है कांग्रेस ने, बड़ा मामला था, लेकिन इस बार देखा है कि सरकार ने बहुत कम समय में, प्रशासन ने उन 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और क्या आपको लगता है कि ये संतोषजनक कार्रवाई है, या अभी लगता है आपको कि नहीं, सरकार ने यहां पर चूक की है बड़ी? देखिए, पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि एकदम से तत्काल कार्रवाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। पहले 5000 लोगों को, जिसमें अर्जुन काकोड़िया जी जो विधायक है वहां पर, उनको नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा। उसके बाद पहले तो ये 2 लोगों पर सिर्फ एफआईआर करने के मूड में थे, उसके बाद इनको 13 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना मध्य प्रदेश में हो आदिवासियों के खिलाफ, इनको शर्म आना चाहिए। ये यहाँ पर सिर्फ गुणगान कर, राज्यपाल जी की मैंने बात सुनी, ये गुणगान करने के लिए आए थे बीजेपी का। नेमावर की जो घटना हुई थी, कार्रवाई करने के लिए 2 महीने लगा दिए इनने। ना टीआई को सस्पेंड करा था, जब तक कि लोग जमीन पर नहीं आए, चक्का जाम नहीं करा, तब तक तो टीआई पर भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। उससे पहले टीआई को शाबाशी भी इनकी सरकार ने दी थी। तो ये कैसी सरकार है? उसके बाद आप नीमच की घटना ले लीजिए, जो कन्हैयालाल भील था, वो पूरी उसका परिवार को इतना ज्यादा परेशान करा गया, मौत उसकी हुई, मारा उसको गया, और उसके परिवार को उसको चोर बनाने का प्रयास करा गया।
और इनके बीजेपी के जो लोग थे, वहां भी महेंद्र सरपंच जो था वो बीजेपी का व्यक्ति था। यहाँ पर जो लोग हैं बजरंग दल के लोग हैं। नेमावर में जो लोग थे वो बीजेपी के जो विधायक है उससे ताल्लुक रखते हैं। सिवनी में जो हुआ है बहुत दुखद है और यही कारण है, यही वही सरकार है जो कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। मुझे ही बताइए, इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब आते हैं तब बोलते हैं कि हम दोषियों को फांसी की सजा देंगे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका चालान पेश करेंगे। कितने लोगों को फांसी हुई, कितने लोगों की पर कार्रवाई? बुलडोजर की बात करते हैं, आज इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है एसपी की तरफ से, बोलते हैं कि उनके घर नियम के अनुसार हैं तो उन पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। तो ऐसे अगर ये दोषियों को बचाने की कोशिश करेंगे, यही कारण है, क्योंकि ये जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है और उनको संरक्षण देने लगता है दोषियों को, तभी जाकर मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार में नंबर 1 बनता है। ये यही कारण है इनकी जो मानसिकता। ये कितने बड़े बड़े आयोजन कर ले, अभी जबलपुर के आयोजन की आपने जो बात करी उसमें 40 करोड़ रुपए खर्च करे गए, अलग अलग पंडाल बनाए गए। हम भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और हमने देखा उस समय आदिवासी जो मंत्री थे विजय शाह जी को ही मंच पर जाने का मौका नहीं दिया गया। तो ये साफ दिखता है जब बीजेपी के मंत्रियों को ही मंच पर जगह नहीं मिलती है तो आम जनता को, आदिवासी को जगह कैसे मिलेगी? और ये लोग सिर्फ शोषण करना जानते हैं और ये बहुत बड़े बहरूपिये हैं। ये अलग अलग भेष बनाकर आते, पर हमारा आदिवासी जो समाज है, भोला भाला समाज है, ये अच्छी तरह से इनकी नीयत समझ चुका है और निश्चित तौर पर ये पूरी ताकत से इनका विरोध करेंगे। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए। डॉक्टर अभय ओहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश संरक्षक जैस के। डॉक्टर अभय, मुझे ये बताइए कि ये जो घटनाएं हैं, देखिए, ये क्या केवल एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो रही हैं? आपको लगता है सिर्फ आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रदेश में अपराध कानून व्यवस्था के मसले उठते रहते हैं और ये हर प्रदेश में उठते रहते हैं। इससे सिर्फ एक वर्ग विशेष से जोड़ देना आपको ठीक लगता है सर? नहीं, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है। आप देखिए, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग से जो जुड़े लोग हैं, हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। और हर वर्ग के खिलाफ जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो गांवों में रहता है, ग्रामीण परिवेश में है, जो शिक्षा से वंचित है, ऐसे उन सभी लोगों के को इस तरीके की यातनाएं झेलना पड़ रही है इस मध्य प्रदेश में। और हमारा संगठन हुआ, भीम आर्मी संगठन हुआ, ये उन्हीं लोगों की आवाज बन के आज सरकार के सामने खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो इन पीड़ित परिवार के साथ जो खड़ा होता है, उन्हीं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको आरोपी बना दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे मध्य प्रदेश के जो युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका जानबूझ के भविष्य खराब किया जा रहा है। वो अगर रोजगार की मांग करने जाते हैं, वो किसी चीज का विरोध करते हैं, अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो थाने में जाते हैं, तो उनके ही खिलाफ ये प्रकरण बना के उनको आरोपी बना दिया जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में 2 से 2,500 जेएस के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे प्रकरण दर्ज हुए थे। इसका मतलब साफ है कि ये जानबूझ के टारगेट करके इन संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर अभय, लेकिन ये मामले खत्म करने की बात बार बार कही जाती रही है, क्या ये मामले खत्म नहीं हुए जो आप 2,500 मामलों की बात कर रहे हैं युवाओं पर? कौन खत्म करेगा? सरकार खत्म करती है। सरकार तो प्रकरण दर्ज कर रही है। अभी मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो सिवनी की घटना हुई है उसमें भी 4 दिन बाद देखना हमारे युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और सरकार सिर्फ नाम लेती है एक्शन करने का कि हमने ये एक्शन कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज नेमावर की घटना को भूल गए लोग, आज नीमच की घटना को भूल गए, कल सिवनी की घटना को भी भूल जाएंगे। ठीक है राजपाल जी, देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल विश्वसनीयता का है। कहा जा रहा है कि अगर घटना हो गई और सरकार उस पर तुरंत एक्शन ले ले, बड़ा एक्शन ले ले, तो शायद इतनी नाराजगी ना रहे। आज आपने सुना विक्रांत जी कह रहे थे कि पहले हमारे विधायक अर्जुन काकोड़िया जी को बैठना पड़ा 5,000 लोगों के साथ सड़क पर, तब जाकर के प्रशासन ने मामला दर्ज किया और इतने लोगों को गिरफ्तार किया। आपको लग रहा है कि घटना हो रही है वो तो एक चूक है ही, घटना के बाद कार्रवाई में भी कहीं थोड़ी सी लेट लतीफी हो रही जिससे आक्रोश बढ़ रहा है? देखिए, प्रारंभिक अनुसंधान करना होता है। न्याय और कानून की मूल मंशा है, न्याय की मूल मंशा है कि निर्दोष फंसे ना और दोषी छूटे ना। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा पाइबा फेसी जो है इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत 4 घंटे का समय लगता है। परंतु देखने में आ रहा है कि कांग्रेस और इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है ये बिल्कुल उदाम बैठे रहते हैं इस बात के लिए कि कहीं कोई ऐसी घटना हो और ये उस पर टूट पड़े, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़े, समरसता को बिगाड़े और कैसे भी करके अपनी राजनीतिक रोटी उस अंगारों पे सेक लें जो उस घटना की वजह से दहकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि घटना होने के तत्काल बाद में प्रशासन हरकत में आकर और
पूरा जो है उसका अनुसंधान करता है और अनुसंधान करने के बाद में 13 लोगों के खिलाफ 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको बंद करने का काम भी हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी भी होने का काम होता है। अब मेरा ऐसा कहना है कि घटना होते ही और आरोपियों को पकड़ के ले आना और उन पे कायमी कर देना, कार्रवाई कर देना, अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने ही किया है। अब अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि पहले 2 लोगों के खिलाफ कर रहे थे, फिर हम धरने पे बैठे तो 15 लोग, 14 लोग, 13 लोगों के खिलाफ कर दिए। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हो कि आपने 11 निर्दोष लोगों को फंसा दिया धरने पे बैठे। ऐसा नहीं होता। वास्तविक में 14 लोग होंगे तो ये 14 होगी। अब ऐसा है, मेरा ऐसा कहना है कि बहुत सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज हो, जय संगठन हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब से मेरा ये निवेदन है, विशेष करके कांग्रेस से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने मूल चरित्र को थोड़ा छोड़िए पीछे। इनका मूल चरित्र ये हुआ कि जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब ये समाज के ताने बाने को, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है कि जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति से लगाकर ईवीएम मशीन, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और तमाम समितियों के ऊपर, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है सत्ता के लिए इस प्रकार से न तड़फे कि आप समाज का ताना बाना बिगाड़ दे, आप समाज को बांटने का काम। डॉक्टर विक्रांत, हमने मध्य प्रदेश में आदिवासी सहित समाज के सभी आदिवासी को आदिवासी भाई चलाने का काम आप लोग कर रहे हैं और हमने आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने का काम, उनको समाज में सम्मान दिलाने का काम, उनको बराबर आदिवासियों को आपके सम्मान की जरूरत नहीं है। आप ये अगर निकालते हैं आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम। ठीक है डॉक्टर विक्रांत, मुझे ये बताइए सर, उनके गौरव को बढ़ाने का काम हमने डॉक्टर विक्रांत, हमारी सरकार की नीतियां, रीतियां कहीं न कहीं आदिवासी ठीक है सर, 2 साल से बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है डॉक्टर विक्रांत, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया, कभी भी हमने और कांग्रेस ने इससे पहले भी कुछ मामलों को लेकर कमेटियों का गठन किया था। उन कमेटियों के निर्णय, जो रिपोर्ट आती हैं, उनका क्या होता है और उनका आम आदिवासियों को लेकर के ये केवल सियासत के लिए गठन होता है इसका, या आप इसे अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहते हैं इस लड़ाई को? इसको आखिरी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं और जो भी रिपोर्ट तैयार होती है वो गवर्नर को दी जाती है। आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है, गवर्नरों पर भी इतना ज्यादा दबाव सरकारों ने बना रखा है कि गवर्नर इस देश में आदिवासियों का रक्षक माना जाता है और राष्ट्रपति उनके ऊपर माना जाता है। पर आज ये स्थिति हो गई है कि आज आदिवासियों को सरकारें तो उसका शोषण कर ही रही हैं, पर गवर्नर भी उसको सुरक्षा देने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। आप कहीं भी चले जाएं, इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और वो प्रयास करते हैं कि मुद्दा को कैसे हटाया जाए, और हम इस चीज को उनको भी आपने विवादित कर दिया। ताकत से इस चीज को उठा रहे हैं और इस चीज को हम बोलते हैं कि आप अगर आदिवासियों के इससे ज्यादा संरक्षण करना चाहते हैं तो आप आदिवासियों का संरक्षण करना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाने का काम कर रहा है, यही हो रहा है। आप दोषों को नहीं पकड़ रहे हैं और आप ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो आपके पार्टी के लोग हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि आज आदिवासी जबरदस्त शोषण का शिकार है और जो भी कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। और ये सरकार पूरी तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है और कोशिश ये करती है कि आदिवासियों को भी भाई को भाई से लड़ाकर हमको जितने वोट मिल जाए उसको वोट बैंक की तरह उसको आगे प्रस्तुत कर हम अपना बस चुनाव जीतते रहे और बाकी कोई भी चीज से इनको लेना देना नहीं है। ये हकीकत है आज जमीन की। ठीक है, अंतिम सवाल मैं दिनेश जी से लेता हूं। दिनेश जी, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 1 साल का समय बचा है, लगभग 1 सवा साल का। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये आदिवासियों के नाम पर सियासत इसी तरह से बढ़ती जाएगी, या समाज जो हमें जैसा पहले मध्य प्रदेश होता था एकजुट एक साथ नजर आता है? क्योंकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन समाज में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगड़ा वर्ग कर रहा है, पिछड़ा वर्ग कर रहा है, इसके कारण सामाजिक ताने बाने पर भी बहुत असर पड़ता है। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जो भी घटनाएं हो रही है, इसका मनोविज्ञान क्या है, क्यों हो रही है लगातार ये घटनाएं, ये इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता इसमें मुझे लगता है कि ये है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप को लेके एक घटना को तो आप ढक सकते हैं,
लेकिन जिस तरह से असंतोष पनप रहा है या जिस तरह से लोग हिंसक हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में वोटों की लड़ाई में या राजनीतिक लड़ाई में अपने अपने राजनीतिक प्रयास चलते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या संघ सालों से कोशिश कर रही है कि आदिवासी को हिंदू समाज से जोड़ा जाए, लेकिन जब वो इसको कोशिश कर रही होती है, इस तरह की घटनाएं यदि होंगी और बजरंग दल हो या कोई भी दल हो, उनके नाम आएंगे, तो क्या उनकी ये कोशिश सफल हो पाएगी? क्या उनको राजनीतिक लाभ मिल पाएगा? सत्ता में जो दल होता है जवाब उसे देना है, विपक्ष का काम है वो सवाल पूछता है और मुद्दे उठाता है। यहाँ आप देखिए जो भी चूक हो रही है वो सरकारी स्तर पर हो रही है और सरकार को ये आवश्यकता है कि लोगों के बीच एक समरसता का भाव पैदा करे, ना कि कटुता का। बिल्कुल, और प्रशासन को थोड़ा सा चुस्त और दुरुस्त करने की यहाँ पर जरूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रशासन की थोड़ी सी चूक से सरकार के, किसी खास संगठन के, किसी एक पक्ष के, किसी एक पार्टी के तमाम कोशिशों पर तो पानी फिरता ही है। सबसे बड़ी चिंता जो है, जो दिनेश जी बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये तरबियत नहीं रही है कि हम एक दूसरे को जिंदा सड़क पर मार डालें। ये मध्य प्रदेश में कभी नहीं होता था। अब अगर हो रहा है तो सरकार को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा, तमाम लोगों को सोचना होगा कि मध्य प्रदेश में ये क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय ओरी, राजपाल सिसोदिया जी, विक्रांत भूरिया जी और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का शुक्रिया। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।